और चलिए बात उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। बात बांग्लादेश की, जहां पर 20 साल बाद खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सत्ता में लौट रही है। हालांकि अब खालिदा जिया के गुजर जाने के बाद देश की कमान उनके बेटे तारिक रहमान संभालेंगे। बांग्लादेश में कल हुए 13वें संसदीय चुनावों में बांग्लादेश की बीएनपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। हालांकि आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है, लेकिन जो बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीएनपी रिकॉर्ड 212 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि विरोधी जमात इस्लामी पार्टी को 70 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन छात्रों ने आंदोलन कर शेख हसीना को हटाया था, उनकी पार्टी एनसीपी को सिर्फ 5 सीटें मिलने की ही खबर है, यानी बांग्लादेश की जनता ने जेन जी को नकार दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत यहाँ पर मिलती हुई और इसमें तारिक रहमान को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में ये जीत लोगों के भरोसे को दर्शाती है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। भारत दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, आपको ये बताते चले कि बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री और लगातार जो बधाई है वो यहाँ पर दी जा रही है और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर बधाई दी गई है। पीएम का वो पूरा पोस्ट हमने आपको दिखाया और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस जीत के क्या मायने हैं, पूरी दुनिया में इसका क्या असर होगा, भारत बांग्लादेश के रिश्ते किस तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड सुरक्षा विशेषज्ञ की तरफ के लिहाज से उनसे हम समझेंगे कि क्या इसके मायने हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित सिंह संयोजक है युवा चेतना के। सुजाता पांडे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कर्नल शैलेंद्र सिंह, बांग्लादेश में जो हालात बने ऐसे में बीएनपी की जीत ये क्या बताती है और जमात की हार ये क्या दुनिया को संदेश देती है? सर जय हिंद, नमस्कार। बड़ी सीधी सीधी बात करूंगा कि इट इज ऑलवेज बेटर कि एक नोन डेविल हमारे पास आए। बीएनपी का मैं बहुत बड़ा कोई फैन नहीं हूं। बीएनपी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया भी नहीं रही है, ये हमारे को ऑलरेडी पता है। लेकिन ज्यादा अच्छी बात यह है कि जमात को हार मिलती है और बीएनपी इस बार लीड कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 17 से 20 साल आदमी जो उस देश से बाहर रहा हो, मैं ऐसा समझता हूं कि वो एक नई सोच के साथ शायद आया होगा, अपने यहां कुछ ठीक करेगा। मैं नहीं कहता कि दे हैव टू बी प्रो इंडिया, मैं ये जरूर कहूंगा, बट दे हैव टू बी प्रो बांग्लादेश। और बांग्लादेश का इंटरेस्ट जिस चीज में हो, वो एक आदमी जो उस पॉलिटिक्स से बाहर रहा है, उस पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं रहा है, जब वो वापस आएगा तो मेरा अपना आकलन है कि वो अपने देश की भलाई के लिए काम करेगा। और अगर वो अपने देश का भला चाहता है तो ऑटोमेटिकली ही हैज टू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना की जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है उसका अट्रैक्शन उसको नहीं आना चाहिए। उसे मालूम है कि अगर पूरा बांग्लादेश कपड़े के बिजनेस के ऊपर चलता है तो उस कपड़े का कपास उसको भारत से मिलता है। भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। बॉर्डर रिलेटेड हमने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। उसको एक एडवांटेज मिलेगा कि वो एक बॉर्डर को एक्टिवेट ना करे, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा। ओवरऑल एक सिचुएशन ये जरूर है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि तारिक रहमान के जीतने के बाद, उनकी पार्टी के जीतने के बाद कहीं ना कहीं जो ढाका का रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान से चलेगा। डू यू एग्री? मैं इस बात को एग्री कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि एक नई लीडरशिप आई है, वो शायद स्टैंड कर जाए अपनी कंट्री के लिए। और वो जो रिमोट, क्योंकि देखिए बड़ी सीधे सीधे रिस्क जो है उसे भी मालूम है, अगर वो टेररिज्म के अंदर जाएगा इंडिया ठोक कर मारेगा। अगर वो ट्रेड में कहीं दाएं बाएं जाएगा, इंडिया का कपास बंद हो जाएगा, उसका ट्रेड अपने आप में डाउन होता है। तो जब एक नया आदमी आता है तो कुछ नई सोच ला सकता है, और स्पेशली इनका इंक्लिनेशन शायद यही वजह है जब 17 सालों के बाद तारिक रहमान वापस लौटते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, हम बांग्लादेश के लिए काम करेंगे। लेकिन संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक वक्त पर बहुत मजबूत हुआ करते थे जब वहां पर शेख हसीना थी। उसके बाद जो वहां पर हालात बने और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते में जो तलखियां आई, अब बीएनपी के वहां पर आने से क्या आपको लगता है कि ये एक अहम पड़ाव होगा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से हम समझे तो?
प्रिया जी, सबसे पहले आपको, डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह है। ये बांग्लादेश में लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं, उनकी कट्टरपंथियों पर जीत है। और बांग्लादेश के जो जी, शायद कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही संजीव जी, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। लेकिन अब रोहित जी आपके पास आऊँगी मैं, तब तक संजीव जी जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन रोहित, हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हालात बने, खास तौर पर जेन जी ने किस तरीके से वहाँ पर विरोध किया शेख हसीना का एक फैसला, और उसके बाद पूरा छात्र आंदोलन हमने देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तख्ता पलट वहाँ पर हुआ, एंट्रिम वहाँ पर गवर्नमेंट बनी। लेकिन जेन जी को भी बांग्लादेश की जनता अगर नकार रही है तो ये क्या बताता है? देखिए, कई प्रकार की बातें हैं और अगर विश्लेषण कीजिएगा जेनजी का, तो हो सकता है सड़क पर जो भीड़ बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए निकली थी, उन भीड़ में खड़े नेताओं के नेतृत्व को बांग्लादेश की आवाम ने रिजेक्ट किया हो। लेकिन तारिक रहमान साहब, जिनकी पार्टी बीएनपी है, जो जियाउर रहमान साहब के साहिबजादे हैं, इनकी अम्मी भी वहां की वजीर आला रही, तो ये भी कोई बहुत वृद्ध तो है नहीं, 50-55 साल के लगता है, देखने में लगते हैं, और 17 साल निर्वासित रहे हैं बांग्लादेश से। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के नौजवानों ने इनको अपना नेता मान करके अपना जन समर्थन दिया हो और इनके नेतृत्व में एक नई सरकार बन रही है। हम शुभकामना व्यक्त करते हैं भारत के एक नागरिक की हैसियत से और बांग्लादेश के एक शुभचिंतक पड़ोसी की हैसियत से कि इनके नेतृत्व में बांग्लादेश का उद्भव हो। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट आया है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के प्रति और लोकतंत्र के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं प्रेषित कर बांग्लादेश के नए नेतृत्वकर्ता के लिए भारत में रास्ते खुले रहने के संकेत दिए हैं, यह भी सुखद है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा बांग्लादेश के हितों के संरक्षण का प्रयास किया है। और बांग्लादेश भी तो विचार करेगा कि पाकिस्तान उसके लिए उपयोगी है, चाइना उपयोगी है या भारत उपयोगी है। सबसे ज्यादा अगर उपयोगी कोई राष्ट्र बांग्लादेश के लिए है तो वह भारत है। और आज हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व कौशल का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है। भाई, अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे बड़े देश भारत के प्रधानमंत्री के साथ मैत्रीय रिश्तों के प्रभाव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश, मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। और तारिक रहमान साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सामंजस्य बिठाकर बांग्लादेश की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास जरूर करेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश में ये 35 साल के बाद हो रहा है जब कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द गिर्द ही सियासत के वहां पर एक खींचतान मची रहती थी। हालांकि अब तो जो शेख हसीना की पार्टी है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, जिसने कह भी दिया कि ये जो चुनाव है वो इलीगल है, चुनाव नहीं है। लेकिन सुजाता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत और शेख हसीना का जब बांग्लादेश था तो हमारे रिश्ते कितने बेहतर थे, और एक ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा सीमा को लेकर के ऐसा कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या शेख हसीना का बांग्लादेश और तारिक रहमान का बांग्लादेश, इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है? भारत के लिए कितना जरूरी हो जाएगा, और क्या हम अपने लिहाज से समझे कि बांग्लादेश जो तारिक रहमान की अब अगुवाई में आगे बढ़ेगा वो उतना ट्रस्टवर्दी होगा? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी पृष्ठभूमि का समझना जरूरी है। आज जो जमाते इस्लामी, जिसके दो गुटों के बीच में ये पूरा चुनाव हो रहा है, क्योंकि आवामी लीग को तो बाहर ही रखा गया है। 60% की जो जनता है, जिसका मैंडेट था 60% का, उसको बाहर रखा गया है, उसको बैन कर दिया गया है। शेख हसीना खुद भी भारत में ही है। तो एक तरह से ये चुनाव मुझे लगता है कि पहले से ही निर्धारित ही था, पर लेकिन इस बात की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जमाते इस्लामी और बीएनपी में से किसी एक को चुनना था, वर्स्ट ऑफ द टू चुनना था। एक्चुअली आप बेस्ट ऑफ द टू नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपने ये मौका ही नहीं दिया जनता को कि वो एक सेक्युलर सरकार चुने नहीं चुने, उसको फिर आपने दो लोगों को दिया, वो भी ऐसे व्यक्ति को दिया जो 17 साल यूके में था, उसके खिलाफ इंटरपोल के मामले थे, लेकिन यूके ने उनको सरेंडर करने नहीं दिया। वो एक रणनीति के तहत किया गया था कि किस तरह से सीआईए ने
ये बातें भी हो रही है कि MI6 और CIA ने किस तरह से उनको बचा के रखा कि किस दिन ये काम आएगा। देखिए, शेख हसीना का जो भारत था, शेख हसीना का जो बांग्लादेश था, भारत से जैसे संबंध हमारे अच्छे थे, लेकिन बीच में शेख हसीना भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते वो चाइना को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। और यही कारण है जो ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं, उसमें अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि अगर चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका ये सब हो जाते तो अमेरिका की जो एक तरह से वो कॉलोनियल वो दिखती नहीं है, पर वो नियो कॉलोनिज्म जो पाकिस्तान में आपने देखा जिस तरह से अमेरिका कंट्रोल करता है, उस तरह से वो बांग्लादेश भी कंट्रोल करने की कोशिश हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो बातें कही गई बीएनपी के द्वारा ये कहा गया कि भाई जो कि पहले की अवामी लीग के भी जो सपोर्टर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए जब 2 हाउसेस बनेंगे तो उनके लिए भी जगह होगी। अल्पसंख्यकों को भी मतलब ये सुरक्षा देने का एक वादा किया गया है कि उनके धर्म और धार्मिक स्थलों को तोड़ा नहीं जाएगा, उनको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन ये सब कितना होता है ये आपको पता नहीं, क्योंकि बीएनपी का तो जो हिस्ट्री रहा है वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के करीबी रिश्ते रहे हुए हैं उनके। हालांकि अब जो नया मैनिफेस्टो उन्होंने लगाया उसमें लिखा है कि फर्स्ट बांग्लादेश का नारा दिया है उन्होंने, और साथ ही साथ उनको पता है कि अब जो है नया बांग्लादेश बनाने की बात हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, रेफरेंडम भी हो रहा है। और इसीलिए आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया, आपकी थोड़ी इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगी। मैं बस 10 सेकंड इसको जोड़ दूं। हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी, जो आप कह रहे थे कि 17-18 सालों के बाद ये शायद ये मौका आया है कि एक शायद 35 साल के बाद एक पुरुष जो है वो पीएम बनने जा रहा है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस चुनाव में भी जबकि महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, 50 पार्टियों में से सिर्फ 30 पार्टियों ने कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया था महिलाओं को। ये हाल थे बांग्लादेश में। लेकिन जिस तरह से अब महिलाओं की कतार देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जमात को नकारा है, जिस तरह से उन्होंने एक ज्यादा कट्टरपंथी और एक कम कट्टरपंथी में से एक कम कट्टरपंथी बीएनपी को चुना है, ये बड़ा संकेत है बांग्लादेश के बदलते हुए जो दावे भी किए गए थे, जो चुनाव के वक्त में वादे भी किए गए थे, उसमें बीएनपी की तरफ से कहा गया कि हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज लाई जाएगी। जमात कितना कट्टर है, वो महिलाओं पर बंदिशें लगाने की बात करता था, और शायद यही कारण है कि बीएनपी को लोगों ने चुना है। लेकिन संजीव जी, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, जब हम की इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अमेरिका की इंटरेस्ट की तो बात हमेशा होती है, लेकिन पाकिस्तान का रोल आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो में? क्योंकि अभी हाल में हमने देखा मोहम्मद यूनुस के आने के बाद कैसे पाकिस्तान के साथ उनकी करीबियां बनती है, वो वहां पर जाते भी हैं, बातचीत भी होती है। और अब अगर रहमान की बात करें, जो कि लगातार जिक्र हो रहा है कि बीएनपी तो पहले भी पाकिस्तान से ज्यादा कनेक्टेड रहा है, अब पाकिस्तान का की इंटरेस्ट आपको इस सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है? खासतौर पर वो पाकिस्तान जो कि अभी कह रहा था कि हम मैच नहीं खेलेंगे अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है तो। देखिए प्रिया जी, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, मेरी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, ये बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों में विश्वास रखने वाली ताकतों की विजय है, कट्टरपंथियों की हार है, और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के डीप स्टेट की भी हार है। पाकिस्तान ने पूरी साजिश रची, पूरी कोशिश की कि किस तरीके से बांग्लादेश में वहां के पूरे वातावरण को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाए, और उसी प्रक्रिया में साजिश के तहत लगातार हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, एंटी इंडिया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, ताकि पूरे बांग्लादेश को रेडिकल लाइन्स पर जो है विभाजित किया जाए, उसका अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ उठाया जाए। लेकिन अब ये रिजल्ट आए हैं, जाहिर है कि तारिक रहमान को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीएनपी है वो अवामी लीग के बाद बांग्लादेश के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। और बांग्लादेश की ऐसे सभी लोग जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में भी जो विश्वास रखते हैं, जो कि वहां के लोकतंत्र की ऊपर जो चुनौतियां हैं उसकी वजह से चिंतित थे, वहां पर जो हिंसा, अराजकता, उत्पात और मोहम्मद यूनुस का जो है बहुत ही पुअर जो गवर्नेंस रहा है, उससे जो निराश लोग थे, वो सभी ये चाहते थे कि कोई ऐसी एक शक्ति आए जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए। और जय कि बीएनपी को पहले भी बांग्लादेश में शासन करने का अवसर मिला है, 3 बार उनकी सरकार रही, एक अल्प समय की थी, लेकिन 2 बार खालिदा जिया ने लंबा शासन किया। और मैं ये मानता हूं कि अब तारिक रहमान जो कि अब उनके विरोध में ये जो कट्टरपंथी हैं, पहले के समय में अब में अंतर ये है कि पहले की जो बीएनपी
की जो सरकारें थी उनका जो जमायत इस्लामी के साथ एक अलायंस रहा करता, कई बार जमायत इस्लामी सत्ता में भी शामिल रही, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये जो जमायत इस्लामी और एनसीपी और जितने भी अन्य कट्टरपंथी हैं सब उनके विरोध में है। और ऐसे में बीएनपी के ऊपर जो कट्टरपंथियों का दबाव नहीं रहेगा और ऐसे में बीएनपी एक बेहतर तरीके से और स्वतंत्र तरीके से रिलेटिवली वो अपने नीतियों को निर्धारित कर पाएगी और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी अब मिल गई है, इसलिए किसी सपोर्ट इत्यादि की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि जो तारिक रहमान जो नए बांग्लादेश को बनाने की बात कर रहे हैं उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। ये बांग्लादेश के लिए आज की जैसे मैंने कहा एक नई सुबह साबित हो सकती है। और यही उम्मीद मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग भी कर रहे होंगे कि बीएनपी के आने से उनके लिए एक नई सुबह होगी। लेकिन शैलेंद्र सर, सिर्फ मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और ये जो पूरा दौर पूरी दुनिया ने देखा, काफी लॉस जाहिर है कि बांग्लादेश को भी हुआ, ट्रेड के लिहाज से अगर हम समझे, इकोनॉमी के लिहाज से समझे। क्या ये माना जाए कि इस इलेक्शन के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश उसी तरीके से ट्रैक पर जल्द आएगा या फिर अभी वक्त लगेगा? मेरा आकलन है कि इसमें वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले करते हैं हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री ये भी है कि बीएनपी और जमात साथ में रूल कर चुकी है। आज अगर संजीव जी बोल भी दें कि जमात उनका विरोध कर रही है, ये विरोध कुछ नहीं होता। दीज आर पॉलिटिशियंस, तो आपको मालूम है सीजनल फ्रेंड्स होते हैं और सीजनल एनिमी होते हैं। आज वो दिखाने के लिए मेरा जो मेन कंसर्न है कि अगर बांग्लादेश 70 कट्टरवादी जमातियों को लेकर आता है और अगर किसी भी तरह से जमात इन्फ्लुएंस कर पाती है बीएनपी को, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत घातक होगा। क्योंकि बांग्लादेश अगर किसी भी तरह से चाइना या पाकिस्तान की तरफ जाता है, अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट, आप सीधे सीधे आकलन करिए, मेरी बात को मत मानिए, अगर उनका इंटरेस्ट है तो क्या इंटरेस्ट है? ये वही कंट्री है जिसके खिलाफ वो लड़े थे, जिन्होंने वहां लाखों लोगों का रेप किया था, बच्चों को मारा था। आज वो अपना रिवेंज लेंगे कि आप लोग हमसे अलग क्यों हुए। अगर वहां पर किसी भी तरह से पाकिस्तान का रोल आएगा तो वो मिलिट्री डोमिनेंस का आएगा, वो टेररिज्म क्रिएशन का आएगा, जहां पाकिस्तान के इंटरेस्ट, और अगर बांग्लादेश किसी भी तरह से इन चीजों में पड़ जाएगा तो उसकी अपनी ग्रोथ गारंटेड है कि नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती। यही तो एक बेसिक डिफरेंस है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग करता है। वहां की आर्मी पूरे तरीके से गवर्नमेंट में इंटरफेयर करती है, बांग्लादेश में नहीं करती। नहीं, बट जब इन्फ्लुएंसेस की बात आती है तो यही तो बात हो रही है कि अगर इस समय आप देख रहे हैं कि 70 साल बाद पाकिस्तान की शिप्स जो हैं वो बांग्लादेश के पोर्ट पर जाती हैं, नेवल चीफ, एयर चीफ वहां पर विजिट करते हैं, जो कि कभी नहीं हुआ करती थी। ये तो कट्टर एनिमी है एक तरह से एक दूसरे के। और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि चाइना का पैसा बांग्लादेश को चाहिए, और बांग्लादेश अगर उस पैसे की तरफ देख रहा है तो ऑब्वियस बात है इन्फ्लुएंस करने की बात आ जाती है। देखिए, मैं अगर एक सेकेंड और दे, जब ये बात चल रही थी ना अवामी लीग की, भाई मुझे एक बात बताइए, आप लोग तो बांग्लादेश में अगेंस्ट थे हसीना के, पूरी की पूरी पार्टी कैसे खराब हो गई? मतलब इतने सालों तक उस पार्टी ने आपको, ये बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जिसकी बेस्ट इकोनॉमी चल रही थी एशिया के अंदर। बिल्कुल। ये बाकी चीजों में नहीं पड़े हुए थे। सो अपने आप में अगर देखें तो इस बीएनपी को इस बार रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, वो रेफरेंडम है कि 10 साल से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर नहीं होना चाहिए, थर्ड इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये अच्छी बातें हो सकती है उनके लिए, बट सबसे बड़ा चैलेंज उनको होगा इस समय कि जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया स्टैंड इस समय ले रखा है यूनुस ने, एक तो उसे न्यूट्रलाइज करना, और उससे भी बड़ी बात अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना। चैलेंजेस कम नहीं होंगे। और जब आप ये बातें कर रहे हैं सर, तो ख्वाजा आसिफ ने अपने पार्लियामेंट के भीतर कहा कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर से भी बदतर इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी सोचना होगा कि बांग्लादेश को ऐसे कोई दूसरा पाकिस्तान या फिर चाइना इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन रोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बस एक मिनट में आ रही हूँ, एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने चुनाव नतीजों पर अब सवाल उठा दिए। हम चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, जमात इस्लामी कह रहा है। हमारा गठबंधन कम अंतर से संदिग्ध रूप से हारा, ये जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया। अंतरिम प्रशासन का एक वर्ग दूसरी प्रमुख पार्टी का पक्ष ले रहा है। नतीजे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं, ये जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया है। तो जमात इस्लामी दरअसल 11 दलों का गठबंधन है और उसकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। इस पर हम क्विक रिएक्शन भी लेते हैं सुजाता आपसे।
देखिए, ये पहली बार नहीं है। अगर आपको याद होगा, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी तो बीएनपी ने वो चुनाव का बहिष्कार किया था, कहा था कि हम इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे, इस चुनाव में धांधली में। ये पूरा जो बांग्लादेश का खेल रचा गया, वो इसी बात को लेकर सेंटर में रख के रखा गया कि सरकार जो है ठीक से चुन के नहीं आई है। और इस चुनाव में देखिए, आप अवामी लीग बैंड है और शेख हसीना बाहर है। और अभी ये चुनाव जो आने वाला, उसमें जमाते इस्लामी ये कह रही है कि बीएनपी ने गड़बड़ी की है। तो ये बांग्लादेश में जो आगे दिखता है, वो दिखता है कि एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति जरूर रहेगी। और जहां तक ये लग रहा था कि शायद जमाते इस्लामी को 30 से ज्यादा नहीं पड़ेंगे, पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा था, वैसे लगा कि नहीं, अब मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। मुझे जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, वो 70+ जा रहे हैं। तो 70+ जाना बांग्लादेश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जो एक सेकुलर बांग्लादेश हुआ करता था, जो इकोनॉमिकल सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ था, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग था, तालिबान से खुद को अलग रखता था, वो बांग्लादेश के लिए मुझे लगता है कि भविष्य के लिए एक चुनौती है। पर आप इसमें याद रखिए कि भारत जो है पूरी कोशिश कर रहा है। खालिदा जिया का निधन हुआ था। रोहित जी, आपका क्विक रिएक्शन। और मैं बात कर रही थी वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है, जो उनके साथ वहां पर हालात हुए, जो बर्बरता की खबरें सामने आई, क्या मांग करके चले कि नई सुबह उनके लिए भी होगी? देखिए, तारिक रहमान जी को इसको अविलंब रोकना होगा। नहीं तो अगर भारत जिस प्रकार से अभी नजर रखे हुए है, अगर भारत के नेतृत्व करता उस पर और कड़ा रुख अख्तियार कर लेंगे, तो बांग्लादेश के लिए संकट हो जाएगा। और बांग्लादेश का सहयोग कभी पाकिस्तान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो बांग्लादेश की जमीन को आतंकवाद बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहता है, बल्कि भारत बांग्लादेश का संरक्षण कर सकता है। तो मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ठीक है, अभी बांग्लादेश को तय करना है कि वो अपना मुस्तकबिल कैसा चाहता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो बांग्लादेश में अब बीएनपी की सत्ता आते हुए नजर आ रही है।